प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने जो पढ़ लिया था उसमें हम यहाँ पे बात पे अटक गए थे कि चलिए यहाँ तक तो कोई बात नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो कोई बात नहीं है, केवल एक ही एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कुल मिला के टोटल एक्सेलरेशन जो है, कुल मिला के जो एक्सेलरेशन है वो केवल एक ही एक्सेलरेशन है, कौन सा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट। लेकिन यहाँ पे समस्या है, क्योंकि यहाँ पे जब स्पीडिंग अप का केस होगा या स्पीडिंग डाउन का केस होगा, ठीक है, तो सेंट्रीपिटल भी लगेगा, जो कि हमेशा ही लगता है चाहे कोई भी केस हो, चाहे स्पीड फिक्स रहे और चाहे कतई ना रहे, सेंट्रीपिटल तो हमेशा काम करेगा। लेकिन टेंजेंशियल भी आ जाता है अगर स्पीड चेंज हो रही हो तो इस सिचुएशन में एक ही बॉडी के ऊपर दो एक्सेलरेशन काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपको थोड़ा याद आ जाए वेक्टर, तो यहाँ पे रिजल्टेंट निकालना पड़ जाएगा आपको, ऐसे याद है अगर आपको आ जाए वेक्टर में, तो एक ही जगह पे जब दो वेक्टर काम करते हैं, टेल टू टेल अटैच होते हैं, तो हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये क्या शो करता है? नेट एक्सेलरेशन को शो करता है, ठीक है। और दोनों के बीच का टोटल एंगल कितना हो गया? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे इस तरफ आ जाइए, अब गलती से यहाँ इसको सुना मिला देना, ये वेलोसिटी ये एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट किसका निकलेगा? एक्सेलरेशन विद एक्सेलरेशन। इस बार पैरेललोग्राम किधर बनेगा? इधर बनेगा। अब की बार रिजल्टेंट किधर पर ड्रॉ होगा? नीचे की तरफ ड्रॉ होगा। एंगल इस बार भी दोनों के बीच का कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। बात समझ में आया? तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखेंगे हम लोग, और अब अगला क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगी। मैं फॉर्मूला भी बता दूंगा, इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको फॉर्मूला भी बता देंगे, वो क्वेश्चन भी करा देंगे। एक पंथ दो काज। तो क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर 78 है हमारी शीट का, और ये एनसीईआरटी से लिया हुआ क्वेश्चन है 4.31, यानी चौथे चैप्टर का 31वां सवाल होगा, फोर्थ चैप्टर 31st क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 एनसीईआरटी 4.31। इसमें क्या है? क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं वीडियो देखने वालों के लिए। क्वेश्चन है, अ साइक्लिस्ट इज राइडिंग विद अ स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर, फुल स्टॉप, एज ही अप्रोचेस अ सर्कुलर टर्न। यहाँ भी मैं एक बात बताऊंगा, जिनके पास शीट है वो प्लीज अंडरलाइन कर लें सर्कुलर टर्न को, और जो लोग लिखेंगे भी सवाल वीडियो देख के, वो भी कृपया सर्कुलर टर्न को अंडरलाइन कर लीजिएगा। सर्कुलर टर्न में एक बात बताऊंगा आपको, सर्कुलर टर्न ऑन द रोड ऑफ रेडियस 80 मीटर, ऑन द रोड ऑफ रेडियस 80 मीटर, कॉमा, ही अप्लाइज ब्रेक्स एंड रिड्यूसेस हिज स्पीड एट कांस्टेंट रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ लिखा है ना? एवरी सेकेंड, हाँ, मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड, ओके, फुल स्टॉप। What is the magnitude and direction of net acceleration of the cyclist on the circular turn? Question mark. क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बहुत इत्मीनान से और कायदे से देखेंगे। पहली बात बेटा ये समझ लीजिए कि कतई जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट पूरा सर्कल पे ही चले, तभी हम कहेंगे नहीं यार तभी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है ना। अगर आप एक मोड़ पे भी आ गए हैं, आप रास्ते पे जा रहे थे, एक मोड़ आया और आप घूम गए, है ना, तो वो भी आपका एक क्या गिना जाएगा? सर्कुलर मोशन ही गिना जाएगा। आई बात समझ में? यानी कि मेरी बात को समझिए, ऐसे समझिए, ये ठीक, बंदा ऐसे आया सीधी रोड पे, मेरी बात बहुत ध्यान समझना, ये सीधी रोड पे ऐसे आया, फिर वो लेफ्ट मुड़ गया चौराहे से, तो समझिए ऐसे, मैं इसको डॉट डॉट बता देता हूं। इमेजिन करिए, ऐसे आया, मुड़ा और ऐसे चला गया, यानी जिस समय वो मोड़ पे था वो बेसिकली एक सर्कुलर पाथ पर था। गॉट इट? ओके। इसका मतलब ये है कि हम जब कोई चीज सर्कुलर टर्न पे आती है या सर्कुलर टर्न पे होती है तो वो पार्ट सर्कुलर मोशन गिना जाए, इसलिए मैंने आपको अंडरलाइन कराया, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई लोग कहते हैं कि पूरा तो गोले में घूमा नहीं, हम क्या मान ले सर्कुलर पाथ, तो नहीं भाई, मानना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब इस समय जब ये यहाँ पे था, मान लेते हैं
उस समय जो इसकी स्पीड थी v वो था 27 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो मीटर पर सेकंड में आ जाता है। तो आफ्टर सुपर फास्ट कैलकुलेशन 7.5 मीटर पर सेकंड आ गया। गॉट इट? इस समय अगर कोई कहे कि वेलोसिटी की इसकी डायरेक्शन बताइए बनाइए तो हम क्या बनाएंगे? अलग वाले पेन से बनाएंगे। इस जगह पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये। कोई दिक्कत? बोलो। ठीक, कर क्या रहा है अब ये समझो। एक बात तो तय है कि सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो काम करना ही करना है, परमानेंट। वो तो बात ही खत्म हो गई उसकी। आई बात समझ में? अब आगे समझिए वो क्या कर रहा है, ब्रेक अप्लाई कर रहा है। रेडियस दिया हुआ है इस पाथ का, ठीक है। रेडियस में चलो इधर ड्रॉ कर देता हूं। दिस इज द रेडियस। रेडियस इज 80 मीटर। ओके, 80 मीटर। वो कर क्या रहा है, उसने ब्रेक लगा रखा है, मतलब स्पीडिंग डाउन का केस है। इसकी स्पीड फिक्स नहीं है। इसका मतलब बताइए मैं एक्सेलरेशन किधर बना दूं, वेलोसिटी की दिशा में बना दूं या अपोजिट बना दूं? अपोजिट बना। समझ गए कौन सा वाला एक्सेलरेशन, सेंटीमीटर की टेंजेंशियल? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर आपको थोड़ी देर पहले पूरा ना पढ़ाते अभी तो आप ये बात अभी इतना जो कॉन्फिडेंस से बता पा रहे हो नहीं बता पाते। ठीक, अच्छा। तो कुल मिला के आपने समझ लिया कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हमेशा काम करना ही करना है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी काम करेगा अगर स्पीड चेंज हो रही है तो। और क्योंकि यहाँ पे ब्रेक लग रहा है इस वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में करेगा। गॉट इट? और इत्तेफाक से इस क्वेश्चन में आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया गया है लेकिन स्टाइल से। एनसीईआरटी का है ना, डायरेक्ट नहीं बताते कुछ भी, ठीक है। उन्होंने बोला है कि जो चेंज हो रहा है वो 0.5 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड, ऐसा भी लिखा हुआ है? अरे यार एवरी सेकेंड में तो पर सेकेंड ही हुआ, एवरी की जगह पर लिख दो, राइट? पर सेकेंड। पर सेकेंड का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय सेकेंड। पर का मतलब रेशियो में चीज जो चीज है। और अगर ऊपर भी सेकेंड नीचे भी सेकेंड सीधे हटा के पर सेकेंड स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या? ठीक, मतलब आपको केवल बेवकूफ बनाया जा रहा था। खैर कोई बात नहीं, लोग तो हैं, ठीक है। लेकिन चलिए हमारे सानिध्य में तो फिलहाल मान लेते हैं कि हम नहीं बने। तो ये कौन सा वाला एक्सेलरेशन हुआ? टेंजेंशियल हुआ। कैसे पता चला? क्योंकि ये वो वाला एक्सेलरेशन है जो मतलब स्पीड जो कम हो रही थी। क्या आ रहा था? 0.5 मीटर पर सेकेंड के रेट से स्पीड कम हो रही है, ऐसा बोला गया था ना। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि स्पीड कम होने वाला जो एक्सेलरेशन होता है उसे कौन सा एक्सेलरेशन कहते हैं? टेंजेंशियल, ठीक है। तो 0.5 मीटर पर सेकेंड के रेट से स्पीड कम हो रही थी, तो इसका मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या था? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। चलिए अब मैं बात बताता हूं एक चीज जो आपको याद करनी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। माय डियर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r, जो कि आप फिलहाल याद करेंगे, अभी आज ही हम इसको डिराइव करेंगे, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r। v क्या है? जिस वक्त आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सपोज आप P पॉइंट में हैं यहाँ पे, तो जिस वक्त आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं उस वक्त आपकी क्या स्पीड थी और कितनी रेडियस के पाथ पे आप घूमी घूमी कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो चलो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। समझ गए ना? मतलब मैं कर क्वेश्चन ही रहा हूं लेकिन बीच बीच में आपको बताता जा रहा हूं क्या क्या फॉर्मूले भी हैं, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने का कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है अपने पास। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए अपने पास कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है। हमको हमेशा बताया जाएगा कि स्पीड कितने रेट से कम हो रही है। तो स्पीड जितने रेट से कम हो रही है या बढ़ रही है वही हमारा क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हमको अलग से कोई फॉर्मूला नहीं होता है हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, ठीक है। क्लियर? बात समझ में आया? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसके एक नहीं कई फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूला यही होता है।
ठीक है, अभी जब और आगे आप पढ़ेंगे तो आपको नए फॉर्मूले और मिलेंगे। तो फिलहाल हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। v का वैल्यू तो अपने पास है लेटेस्ट 7.5 का स्क्वायर, रेडियस कितनी 80, सॉल्व कर लेंगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा आफ्टर सुपरफास्ट कैलकुलेशन आ गया, हाँ 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गॉट इट। अब हमसे क्या पूछा गया था, टोटल एक्सेलरेशन। बहुत ध्यान से देखिएगा, जिनको वेक्टर नहीं भी आता है, ठीक है, वो भी ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, कभी भी जब दो एक्सेलरेशन इस तरीके से आपको मिले और आपको टोटल एक्सेलरेशन निकालना हो तो आप ऐसे शो करेंगे, एक वेक्टर के पैरेलल एक डॉट डॉट लाइन पैरेलल बनाना और दूसरे के पैरेलल दूसरा डॉट डॉट लाइन, सो दैट यू कैन गेट अ पैरेललोग्राम काइंड ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, फिर जिस जगह पे दोनों वेक्टर मीट किए थे, जहां पे कोई इनिशियल थे, वहां से एक एरो बना देंगे। ये एरो नेट या टोटल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल फिलहाल कितना है, थोड़ी देर पहले ही बताया कितना है, 90 डिग्री। तो वेक्टर का रूल कहता है कि अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे हो तो उनका रिजल्टेंट किसके बराबर होता है, अंडर रूट AC का स्क्वायर प्लस। ठीक है, तो जिनको वेक्टर नहीं आता उनके लिए भी एक फॉर्मूला है, तो जिनको आता है वो समझ गए। ठीक है, तो जिनको नहीं आता है वो दिमाग में फिलहाल इतना बिठा लें कि हमारे पास जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हमें टोटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का होल छाता मींस अंडर रूट करना पड़ेगा। समझ गए, तो वैल्यू पुटा दें। टेंजेंशियल ये रखा है, एक्स सेंटीमीटर ये रखा है, पुटिंग वैल्यूज तो नेट एक्सेलरेशन जो सॉल्व होके आ जाएगा, रख लेंगे ना वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गॉट इट। क्या आंसर आ गया, घंटा। अभी नहीं आया, अभी डायरेक्शन कौन निकालेगा। नेट एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर है और हर वेक्टर बिना डायरेक्शन के अधूरा होता है। या तो क्वेश्चन में कहा जाता फाइंड ओनली मैग्नीट्यूड, ऐसा तो कहा नहीं गया। हमसे क्या कहा गया, फाइंड द टोटल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन, राइट। तो नेट एक्सेलरेशन मतलब पूरा एक्सेलरेशन निकालना है। तो डायरेक्शन का जुगाड़ क्या है, ये भी मैंने वेक्टर में सिखाया था। अगर आप इस एंगल को अल्फा ले लें तो tan अल्फा लगाते हैं। धन्यवाद, दिल को ठंड पै गई, आपने बताया। tan अल्फा बराबर खड़ा वाला कंपोनेंट अपॉन पड़ा वाला कंपोनेंट, सीधा। ठीक है, आप अल्फा एंगल ले लीजिए पड़े वाले के साथ, तो tan अल्फा बराबर खड़ा वाला अपॉन पड़ा वाला, काम खत्म। खड़ा वाला कौन है, ये परपेंडिकुलर, और पड़ा वाला कौन है, ये यानी हॉरिजॉन्टल। तो खड़ा वाला इज 80 और पड़ा वाला इज AC। ये भी फॉर्मूला है। अब जिनको वेक्टर नहीं आता उनके लिए ये भी फॉर्मूला है। इसीलिए जब मैं वेक्टर पढ़ाता हूँ तो मैं बता देता हूँ कि वेक्टर अगर आपको नहीं आता है, गई भैंस पानी को। ठीक है, और 11th में ही नहीं 12th में भी चली गई बहुत जोर से, मतलब भैंस डायरेक्ट कूद ही गई। ठीक है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू 80 अपॉन AC। तो tan अल्फा AC 80 का वैल्यू 80, 0.5, AC 0.7, तो अल्फा बराबर tan इनवर्स 5/7। CBSE वालों के लिए आंसर, ISC वालों के लिए आंसर कितना हो जाएगा, वैसे CBSE वालों के लिए यहाँ भी अभी नहीं आया है। tan अल्फा बराबर, पहले से सॉल्व करना पड़ेगा, तो 0.714। अब CBSE वालों का आंसर आया। ठीक है, ISC वालों का आंसर कैलकुलेटर लगा के वो निकालेंगे, कितना आएगा 35.53 डिग्री। तो ये आया बेटा नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और ये आया नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। अब आंसर हुआ पूरा, नोट कर लीजिए। हेडिंग डालिए सभी लोग, डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन
ये अक्सर पूछा जाता है, अगर फर्स्ट यूटी की बात करी जाए तो ये तो लगभग कंफर्म होता है कि वाला डेरिवेशन श्योर शॉर्ट आएगा ही आएगा। डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब बच्चे के दिमाग में सवाल पैदा हो जाना चाहिए कि यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्यों भाई, यही क्यों जरूरी है? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट सही हम इसलिए करेंगे क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल सेंट्रीपिटल ही आता है। क्योंकि अगर आप कोई और दूसरा सर्कुलर मोशन लेंगे तो उसमें टेंजेंशियल वाले भी आ जाएंगे, पड़ोसी भी आ जाएंगे। ठीक है, अभी मतलब क्या करना है, जो फंक्शन है घर घर में निपटा लेना है, पड़ोसियों को नहीं लेना है। आई बात समझ में? इस वजह से हेडिंग में मैंने स्पेशली इंक्लूड करा दिया। बाय द वे ना बुक में इंक्लूड मिलेगा ना ही आपको क्वेश्चन में ऐसी बात बोली जाएगी। ठीक है, तो मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा, क्योंकि ऑब्वियस है कि हमें सिर्फ इंटरेस्ट किसमें फिलहाल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिराइव करने में है। तो हम सिर्फ सिंपलेस्ट सिचुएशन लेंगे, मतलब ऐसी सिचुएशन लेंगे जिसमें केवल सेंट्रीपिटल ही काम करता हो। और सेंट्रीपिटल केवल कब काम करता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि कब? जब स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इस डेरिवेशन को करने के लिए पहली बात तो यह है कि अपने दिमाग को बहुत स्थिर रखना पड़ेगा। शुरुआत में दिक्कत होगी, ठीक है, डायग्राम भर में दिक्कत होगी, उसके बाद 2 कौड़ी का डेरिवेशन हो जाता है ये। ठीक है, इस डेरिवेशन को वेक्टर मेथड से भी किया जा सकता है, लेकिन वेक्टर मेथड से करने में और ज्यादा टफ हो जाएगा और नॉर्मली लोग वैसे मेथड को यूज भी नहीं करते, तो मैं भी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैं इजी वाले से बता रहा हूं, वो इजी वाला भी शुरुआत में आपको टफ ही लगेगा, इसलिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखिए। ठीक है, शुरू करें। तो कंसीडर द सिचुएशन, एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है। डेरिवेशन मात्र 4 लाइन का है, पूरा जो दिमाग खराब करने वाला सिस्टम है वो सिर्फ डायग्राम में है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये आपका सेंटर हो गया, आपका नहीं, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ऑब्जेक्ट मान लीजिए ये O है, ये A पॉइंट पे फिलहाल था, तो इसकी वेलोसिटी यहां पे अगर मैं ड्रॉ करूं, तो ये हो गया वेलोसिटी का डायरेक्शन एट पॉइंट A। ठीक है, कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, बनी बात है, कुछ समय डेल्टा टी के बाद मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया बी पॉइंट पर। इसकी जो वेलोसिटी है वो हो गया वीबी, ये हो गया वीए और ये हो गया वीबी। बात समझ में आ गई? बात बहुत छोटी सी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी इसकी जो पोजीशन थी, यानी आप रेडियस भी कह सकते हैं इसको, वो थीटा एंगल रोटेट हो गई और यहां पहुंच गई। व्हाट द पॉइंट? बहुत ध्यान समझिएगा। इतना समझ में आ गया है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप एक करस्पॉन्डिंग डायग्राम ड्रॉ करें केवल वेलोसिटी वेक्टर का, ये हो गया आपका वेलोसिटी वेक्टर VA और आपका पोजीशन जो है यहां से रोटेट होके, ऐसे रोटेट होके यहां पहुंच गया है। ठीक है, पोजीशन वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगी वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज होगी। यानी कि डेल्टा टी टाइम बाद, यानी थीटा एंगल रोटेट होने के बाद आपका पोजीशन जो ये है वो यहां से यहां पहुंच गया। तो इसका मतलब ये है कि थीटा एंगल रोटेट होने के बाद VA से क्या हो गया? VB हो गया। तो इस डायग्राम में ये VB हो गया। बात समझ में आ गया? कितना एंगल रोटेट होने के बाद? थीटा एंगल रोटेट होने के बाद। ठीक, अब ध्यान सुनिएगा, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या लिख दूं? डेल्टा S, राइट? वैसे भी वेक्टर में पढ़ाया था, मैं बार बार वेक्टर का नाम ले रहा हूं क्योंकि वेक्टर ही इस्तेमाल हुआ है। ठीक है,
इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो सेपरेशन होता है उसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, राइट। इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन बी है, तो इन दोनों के बीच जो लाइन बनी है या जो एरो बना हुआ है ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। इसी प्रकार से अगर मैं VA और VB का एरो मैच करा दूं तो क्या निकलेगा, डेल्टा V। डेल्टा एस का मतलब समझे आप कि नहीं समझे? डेल्टा एस का मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। उसी प्रकार से यहां पे डेल्टा V क्या हो जाएगा, VB की वेलोसिटी माइनस VA की वेलोसिटी। ये वेक्टर में हमने पढ़ाया था, ठीक है। तो इस वजह से ये जो नियम होता है जो मैंने वेक्टर में पढ़ाया था, मैं एक बार फिर से अच्छा रिकॉल कर देता हूं कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है, अगर आप A के हेड से B के हेड को मिलाते हैं तो ये जो नया वेक्टर बनता है वो B वेक्टर माइनस A वेक्टर होता है, ठीक है। छोटी सी बात है, दिमाग में बैठा लीजिए, वेक्टर जिन्होंने पढ़ा है उनको आता होगा। अगर एक इस प्रकार से दो वेक्टर हैं जिनका टेल टू टेल जुड़ा हुआ हो, तो अगर हम उनके हेड टू हेड को ज्वाइन करेंगे, तो अगर आप A से B को ज्वाइन करते हैं तो B वेक्टर माइनस A वेक्टर हो। वही चीज यहाँ हो रही है, देखिए जब मैंने A से B को ज्वाइन किया ऐसे, ठीक है, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस। उसी प्रकार से मैंने VA से VB वाले वेक्टर को मिलाया तो हम क्या लिख सकते हैं, VB वेक्टर माइनस VA वेक्टर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V। बात समझ में आई? क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, तो हम इसका वेक्टर साइन फिलहाल हटा रहे हैं ताकि हम मैग्नीट्यूड शो कर पाए, ठीक है। एक बात और समझ लीजिए, उसके बाद डेरिवेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोग तो कहते हैं रहने दो, सब दुनियादारी, सीधे हम रट्टा ही मान लेंगे, काम खत्म। खैर कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। तो V ये हो गया, है ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड V से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। अगर इस ट्रायंगल को हम PQR लिख दें तो सब कुछ ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल PQR क्या है, सिमिलर ट्रायंगल हो गए, है ना। तो लिखेंगे बिकॉज ट्रायंगल OAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, इसलिए साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। पहली साइड हमारी क्या थी, OA, यहाँ पे पहली साइड क्या है, PQ। चलो तो OA अपॉन PQ, ठीक है। यहाँ पे जो डिफरेंस वाली साइड हमने AB लिखी है, तो यहाँ पे डिफरेंस वाली साइड क्या लिखी है, QR। बस हो गया। OA द वैल्यू R है और PQ द वैल्यू V है। AB द वैल्यू क्या है, डेल्टा S, और QR द वैल्यू डेल्टा V है। कोई दिक्कत बोलिए, ठीक है। इसको इधर फेंक दो, इसको इधर फेंक दो, तो इसको भी इधर फेंक दो, मतलब इसको इंटरचेंज कर लो, यानी डेल्टा V, और ये अपॉन में R चला गया, है ना, ये V इधर चला गया और ये डेल्टा S हो गया। नहीं समझ में आई बात? ठीक है, डेल्टा S के साथ V चला गया और डेल्टा V इधर चला गया, R इधर आ गया। कोई दिक्कत? दोनों तरफ डेल्टा T से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा T, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा T इंटू V अपॉन R। पहले से लिखा है मेरे हिसाब से, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। डेल्टा S अपॉन डेल्टा T यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, और ऑलरेडी एक वेलोसिटी अपॉन R है ही है, कितना हो गया, v स्क्वायर अपॉन इति सिद्धम। समझ में आया? तो अल्टीमेटली बात ये है कि या तो ये समझ लो या तो ये रट लो, बाकी क्योंकि स्टेप में कुछ नहीं है, ठीक है। कॉपी कर लीजिए।